वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मखलूत हुकूमत को अपने क़याम से ही लेजिटिमेसी और थिन मेजॉरिटी जैसे चैलेंजेस का सामना था और इसीलिए हुकूमत की शुरू दिन से ही ये कोशिश नज़र आ रही है कि वो इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखें। 2/3 अक्सरियत के लिए मखसूस नशिस्तों के हसूल से लेकर अब मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम तक के सारे मराहिल इस सूरत हाल के अक्कास हैं कि हुकूमत अपनी 2/3 मेजॉरिटी नहीं खोना चाहती। पहले जो तासुर था कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना चाहती, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये साबित भी हो गया है। लेकिन कल मुस्तकबिल करीब के चीफ जस्टिस और मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के हवाले से अहम बात की है। पहले वो जरा वो सुन लेते हैं और फिर आगे। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। अब इस गुफ्तगू से वाज़े है कि अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती तो हुकूमत और अदलिया में महाजराई नए मरहले में दाखिल होती नजर आ रही है और फिर इस क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस के माहौल में मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को तो नहीं की जा सकती। एक तरफ ये हालात हैं तो दूसरी तरफ पीटीआई नए इलेक्शन मांग रही है, बल्कि अब तो अपोजिशन जमातों के सियासी इत्तेहाद यानी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मौजूदा हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और कौमी हुकूमत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया है। क्या इस मुतालबे को संजीदा लिया जाना चाहिए, ख़ास तौर पर तब जब अपोजिशन जमातें भी हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे पा रही। पीटीआई सिर्फ बढ़के मार रही है और हुकूमत के खिलाफ कोई मज़ामती माहौल नहीं बना पा रही। महंगाई के खिलाफ जमात ने 14 दिन का धरना ज़रूर दिया, लेकिन इसका भी बरकस निकल गया। हुकूमत पर धरने का क्या दबाव पड़ना था, उल्टा हुकूमत ने जमात को धरने से उठाते हुए बिजली की कीमत में 2 रुपये 56 पैसे का इजाफा करके सलामी दी और जमात बेचारी हुकूमत को मोहलत देने और मुशावरती कमेटीज़ के लारे लेकर थक हार कर घर चली गई। इस तमाम सूरत हाल में अहम सवाल ये है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ तो मुंह जोरी करके चल जाएगी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के साथ टकराव हुकूमत पर भारी पड़ सकता है? ये सवाल हैं जो अपने प्रोग्राम के से उठाएंगे। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। थैंक यू आमिर साहब फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ नुसरत जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन लाइन्स पर। प्लेजर टू हैव यू हियर नुसरत साहब। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ आमिर साहब आपसे करती हूँ। इस वक्त हुकूमत से जब बात होती होगी, हमारी भी जब लोगों से बात होती है, तो वो किसी मूड में नज़र नहीं आ रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसको इम्प्लीमेंट करें। जो तरमीम भी आ गई वो भी उसकी अक्कास है, एंड इवन अगर उसके बाद भी कुछ आता है तो वो नज़र आ रहा है वो इस वक्त एक क्लैश वाले मोड में नज़र आ रहे हैं, वो नहीं इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे। लेकिन जो कल मंसूर अली शाह साहब ने बात की, इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, वैसे भी सीनियर तरीन जज हैं, उससे आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत के पास कोई चॉइस रह जाती है कि इसको ना इम्प्लीमेंट करें? देखें मारिया, 2-3 चीज़ें हैं। नुसरत साहब बैठे हुए हैं, हमारे से बहुत सीनियर हैं, बहुत सारी चीज़ें नई भी बताएंगे, हम तो सीखते हैं उनसे। इशू ये है कि एक आने वाला चीफ जस्टिस है जिसने 3.25 साल रहना है और गवर्नमेंट ने उनको हेड ऑन नहीं लिया। टेक्निकल तरीके से गवर्नमेंट ने गेम खेली है कि ये वफाकी काबीना का बिल नहीं है, हुकूमत का बिल नहीं है, एक प्राइवेट मेंबर बिल ला के तो तौहीन अदालत से काबीना को बचाया उन्होंने। प्राइवेट मेंबर को बिल पेश करके गवर्नमेंट वाला और उसको पास करा के उसको लॉ मिनिस्टर एंडोर्स ही करते रहे। नहीं, पूरी गवर्नमेंट ने एंडोर्स किया है, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने किया है, एमक्यूएम ने किया है। अब उसमें इशू ये है कि जब एक फैसला मंसूर अली शाह साहब कई दफ़ा दे चुके हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है कानून बनाने में। अतर मिन्नल्ला साहब हाई कोर्ट में उठा के फेंक देते थे चीज़ों को बाहर
کہ نہیں ہم پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو نہیں چھیڑیں گے. میں نے 2 ووکل ججز کے نام لیے ہیں 8 میں سے. بالکل ایسے ہی. اچھا اب پھر جب ان کے 2 اقلیتی فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے لکھا تو ہے نا کہ آپ بیونڈ دی کانسٹیٹیوشن باؤنڈریز فیصلے نہیں دے سکتے. اور 2009 کا فیصلہ لوگ کوٹ کرتے ہیں 14 ججز کا، کہ وہاں پہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ باؤنڈریز کے باہر نہیں فیصلے دے سکتے. اب اس میں میرے جیسے طالب علم کی بھی بڑی واضح رائے ہے کہ آپ نے 187 انووک کیا، 184(3) کے بغیر کیا، وہ ججز کمیٹی میں نہیں گیا، اس کو آپ نے کرنا تھا. وہ پھر اپیل بنتی ہے، وہ اپیل فل کورٹ کے خلاف بنتی نہیں ہے. آپ نے فیصلہ دیا، آپ نے روک لیا اس کو چیمبر اپیل کے لیے. اور ابھی یہ کل انہوں نے بتایا کہ ہم ستمبر کے مڈ میں چھٹیوں کے بعد اس فیصلے کو اناؤنس کریں گے. اور جو قانون بنا اس پہ انہوں نے کہا کہ ابھی میں نہیں بات کرتا. تو ظاہر ہے عین ممکن ہے ججز کمیٹی میں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کہیں کہ ہم اپیل کے وقت سن لیں گے، جب ہم ریویو سنیں گے تو اس کے ساتھ سن لیں گے. تو یا وہ ایکشن لے لیں عمر عطا بندیال کی طرح. لیکن یہ تو اس وقت وہ بل بھی نہیں بنا تھا تو انہوں نے سٹے دے دیا تھا. یہ تو مطلب بل ہی تھا، قانون اب بن گیا ہے. اب چیزیں ہیں مختلف طریقے سے گورنمنٹ کھیل رہی ہے کہ آنے والے چیف جسٹس کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے اور ماننا بھی نہیں چاہتے بات ان کی. اور جو 2/3 اکثریت والی بات ہے وہ تو میں اس لیے بائی نہیں کرتا کہ جب تک آپ کو کے پی اسمبلی سے 4 سینیٹر نہیں ملتے آپ کی کوئی بات 2/3 اکثریت والی نہیں ہے. یہ ہے ضد والی بات کہ جی آپ نے پی ٹی آئی کو مکمل انصاف دیا. اطہر من اللہ صاحب کہتے رہے کہ 2018 میں یہی کچھ نون کے ساتھ ہوا تو مکمل انصاف تو تب ہوتا کہ آپ اس وقت کے چیف جسٹس، آرمی چیف سب کو بلا لیتے اور فل کورٹ میٹنگ کر لیتے کہ جی بتائیں یہ جو بیونڈ دی کانسٹیٹیوشن آپ سارے فیصلے کرتے رہے ہیں، آپ 14 مئی پہ کچھ نہیں کر سکے فیصلہ دے کے. الیکشن 27 صفحے کا فیصلہ ہمارا منہ چڑھا رہا ہے. آپ نے کون سا جنرل اسلم بیگ کے اوپر مہران بینک کے فیصلے پہ عمل درآمد کرا لیا؟ کتنے کیسز ہیں سپریم کورٹ کے؟ تو اگریوڈ پارٹی خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے نا کورٹ جانے کی. نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. بات تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہے. کتنے آپ نے عمل درآمد کرا لیے؟ بے شمار چیزیں ایسی ہیں. بہرحال یہ گتھی الجھائی گئی ہے اور سلجھے گی کیسے، ابھی بہت ساری پرتیں اس کی کھلیں گی. رائٹ. اچھا نصرت صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو کل کی سٹیٹمنٹ آئی ہے سی جے پی کی، انکمنگ سی جے پی کی؟ انہوں نے اپنا مائنڈ ایک طرح سے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ کیا ہے. ڈز دا گورنمنٹ ہیو این آپشن کہ اس فیصلے پہ جو ہے وہ عمل درآمد نہ کرے؟ جس قسم کی اسٹرانگ ان کی طرف سے جو ہے وہ ورڈنگ آئی ہے، جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ آپ نے بھی obviously سنی ہوگی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک میری ذات کی بات ہے ایز نصرت جاوید، تو obviously میں تو اس بات سے اگری کروں گا کہ جی سپریم کورٹ کا حکم مانا جانا چاہیے اور اس کے بارے میں اگر مگر والی کو گنجائش نہیں. تاہم میں جان کی امان پاتے ہوئے یہ ضرور عرض کروں گا، جس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے عامر صاحب نے، کہ ایک بہت مشہور فیصلہ آیا تھا جس میں یہ مطالبہ نہیں بلکہ حکم دیا گیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں پنجاب اسمبلی کے اور کے پی کے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی کیٹاگوریکل ڈیٹ دینے کے باوجود جو ہے وہ انتخاب نہیں ہوئے. تو اس سے کم از کم وہ فیصلہ لکھنے والوں میں ابھی جو آنریبل بینچ ہے اس کے بھی کچھ معزز اراکین شامل تھے. تو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو میری اور آپ کی حالیہ دیکھی ہوئی تاریخ پہ عمل نہیں ہوا. تو اگر اس کے بارے میں کچھ اقدام نہیں لیا گیا تو خواہ کا لوگ یہ بلیو کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید استعفیٰ بھی کوئی ایسی جگاڑ لگ سکتی ہے کہ شاید راستہ نکل آئے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے سپریم کورٹ کی بنیادی طور پر مورل اتھارٹی ہوتی ہے اور یہاں پہ معاملہ حکومت بہت چالاکی سے انتظامیہ اور سپریم کورٹ کا نہیں بنا رہی ہے. وہ کر یہ رہے ہیں کہ جی پارلیمان ایک ستون ہے، دوسرا ستون عدلیہ ہے، دونوں ریاست کے ستون ہیں، اور عدالت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ پارلیمان پہ بالادست ہو جائے. اچھا، اب اس پارلیمان کی کیا لیجٹمیسی ہے، کیا اخلاقی ساکھ ہے، حیثیت ہے، یہ ساری باتیں بحث طلب ہیں. کیونکہ اس طرف جائیں گے تو پتہ نہیں کب سے ہمارے ہاں جو ہے ایک یعنی کہ پراپر لیجٹمیٹ گورنمنٹ نام نہاد جمہوریت کے نام پر قائم ہوئے. میرا خیال ہے مدتوں ہوئی ہے، یار کو مہمان کی ہوئے والا سین ہے. تو ایک بات بہرحال طے ہے کہ ایئر ٹائم جو ہے
وہ آنے والے دنوں تک میرا اور آپ کا فوکس رہے گا کہ جی یہ جو پارلیمان اور عدالت میں ٹھن گئی ہے اس میں کون سا فریق جیتے گا، اور آپ اور میں اس موضوع کے علاوہ کسی اور موضوع کو زیر بحث نہیں لا پائیں گے۔ ٹھیک، میں بریگیڈ صاحب کی طرف بھی چلتی ہوں۔ بریگیڈ صاحب، ایک تو دوبارہ ذرا سنوا دیتے ہیں ایک دفعہ کہ جو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کیا کن کیٹیگوریکل ٹرمز میں، کن کیٹیگوریکل الفاظ میں جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کوئی آپشن رہتی نہیں ہے بٹ ٹو امپلیمنٹ دس، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان مائی پاورز، میری پاور میں جتنا کچھ ہوگا میں اس کو امپلیمنٹ کرواؤں گا بکاز دا کانسٹیٹیوشن۔ سن لیتے ہیں، ذرا پھر آپ سے کی طرف آتی ہوں۔ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں، اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے۔ I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit and we take it to its final conclusion۔ بریگیڈ صاحب، اس میں آپ جو بھی بات ہو رہی ہے، ہم بات کر رہے تھے کلیش آف انسٹیٹیوشنز، اس میں کہا جاتا ہے کہ ون آف دا میجر ریزنز گورنمنٹ اتنی جو ہے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمارا، جیسے اگلے دن پرائم منسٹر نے بات بھی کی کہ ہم ابھی ہمارا سیم پیج جو ہے وہ چل رہا ہے اور ان کو وہاں سے بڑی ایک پشت پناہی جو ہے وہ حاصل ہے۔ بٹ یہ جب کلیش آتا ہے آف انسٹیٹیوشنز جس میں ایک طرح اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو کیا اس کے واقعی کو ڈائر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یا جس طرح ابھی دونوں معزز مہمانوں نے ابھی ریفرنس دیا، جو ماضی کے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے اور یہاں پہ کوئی طوفان نہیں آ گیا، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا، کچھ نہیں ہوا، تھنگز آر موونگ ایز بزنس از موونگ ایز یوزول۔ دیکھیں ڈاکٹر ماریا، بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے، بٹ ایز ویل ایز within the framework of a constitution, and also they want کہ گورنمنٹ میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور اکنامک اسٹیبلٹی ہو۔ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے چیف آف منسٹر آپ کے سامنے وہ SIFC کو دیکھ لیں کس طریقے سے کر رہے ہیں، جہاں بھی جو کچھ کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیررزم میں آپ نے دیکھیں انہوں نے ایک 2 اسٹار کو پوسٹ کیا ہے، اس کے لیے بھی دے وانٹ کہ یہ اس کو ہم اچھے طریقے سے امپروو کر سکیں اور حالات کو بہتر کیا جا سکے۔ جہاں پر کلیش اس طرح کا ہوگا، I don't think establishment come into play and they will be just on one side and they would see کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت حکومت جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، اکنامکلی بھی نہیں ہے، پولیٹیکلی بھی نہیں ہے، دیر آر ڈفرنسز۔ سو گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک آل پازیٹیو اسٹیپس کہ ایک اننیسیسری ڈفرنٹ اور ایشوز کو نہ ہوا دیں اور ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں، عوام کو اکنامکلی بہتر کرنے میں۔ اس میں آپ کی ڈیزل کی پرائز دیکھ لیں، بجلی کی پرائز دیکھ لیں، روزانہ کی دھرنا بھی ہوا، اس کی پرائز بڑھ گئی۔ اس کے بعد آپ کے جو گیس کی پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، کموڈٹی آئٹم انتہا سے زیادہ ہو گئی، ویجیٹیبل اتنی مہنگی ہو چکی ہے۔ آپ سوچو ایک ہم وی آل نو کہ واٹ از دا پرابلم آف پور مین جو آج کل چل رہی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ سے کانسنٹریٹ، اگر عوام خوش ہوں گے، عوام خوشحالی میں ہوں گے، عوام سیٹسفائی ہوں گے گورنمنٹ سے، تو وہ کئی چیزیں ایکسیپٹ کر لیں گے اور وہ عوام کو گورنمنٹ کا پولیٹیکل جو اس وقت تھوڑا گیپ آ رہا ہے وہ کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کو مجھے نظر نہیں آتی کرنی۔ اس کی وجہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس لیے ایسے موقع پہ جب جو ابھی فورتھ جو نئے چیف جسٹس بننے ہیں انہوں نے بڑی کیٹیگریکلی آواز میں کہہ دیا، اور یہ کورٹ کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاورز نہیں ہوتی ہیں، پاور ایگزیکٹو ریسٹ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان کے بعد، دے ہیو ٹو امپلیمنٹ۔ اگر گورنمنٹ میں یہ ایسی بات ہوگی جہاں پر وہ جا کے ہوگی تو اس سے کافی زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس آپشن ہے، پلیز گو فار ریویو، پٹ یور ایوری تھنگ دیٹ، آپ اس پر لاجک طریقے سے لے کے جائیں، بتائیں اس کی کانسیز کیا ہے، کیا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، کیا پاور دیں، اینڈ دین فائٹ یور کیس ود لاجک۔ سو یہ گڈ لائر، آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے، اس کو کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کریں کہ ایک ڈیسیژن آ گیا اس کو کرنے کے لیے امینڈمنٹس لیے ہیں اور بعد میں اس کو، بیکاز جب ایک قانون آ جاتا ہے، میں جسٹ ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں، ایک ڈیسیژن آ گیا، آپ نے اس کے بعد جو آرڈرز کرنے ہیں، جو پاس کرنے کا وہ اس کے حساب سے آگے کریں، بٹ یو کانٹ ٹیک اٹ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے
उससे ये होगा कि फिर यही क्लैश होगा जो 3 साल और चलता रहेगा इसी तरह, अगर नहीं चीफ जस्टिस बन जाएंगे अक्टूबर नवंबर के अंदर। तो ये चीजें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस वक्त या तो वो खुद नहीं, कता कलामी की माफ़ी, आई थिंक जो जहाँ से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है या गवर्नमेंट जो है वो जिसपे गवर्नमेंट क्या काफ़ी दिनों से जो है वो जो गवर्नमेंट कैंप है वो जो डिसेंटिंग नोट है जिसमें ये कहा गया है कि ये जी बाइंडिंग नहीं है, जस्टिस अफगान का जो फैसला है ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। आपको याद होगा 2 जजेस का जो फैसला है उसको मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया, उसको बाकायदा जो है वो पूरी जो काबीना है उसकी जो है वो तौजीहात देती जो है वो नजर आई। तो उससे फिर एक कॉन्फिडेंस तो मिलता है, कॉन्फिडेंस तो आपको लगता है कि अच्छा जी चलें ठीक है, एक सुकम कहीं मौजूद है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ देन गो फॉर द रिव्यू। यही कोर्ट जज को कोर्ट बताएंगे 5 जजेस ने ये डिसीजन दिया है, ये उनके रिमार्क्स हैं और जो बाकी डिसीजन है ऐसे है, तो देन रिव्यू होता ही इसीलिए कि दो इट इज वेरी लेस चांसेस बट स्टिल इट कैन बी चेंज व्हेन द गवर्नमेंट इज पुशिंग एंड द जजेस रियलाइज कि गवर्नमेंट को कितना प्रॉब्लम हो रही है और जजेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देखें कि इससे मुल्क में टर्मोइल कितना होगा, इससे हुकूमत कितनी कमजोर होगी। डू यू वांट टू स्टेबल द गवर्नमेंट और यू वांट टू डिस्टेबल द गवर्नमेंट। ये जजेस का भी काम होता है कि सोच समझ के फैसले करें। राइट अच्छा आमिर साहब, कल मेरे प्रोग्राम में लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे और मैं उनसे पूछ रही थी कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो क्या होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल चलें क्राइसिस तो नज़र आ रहा है, क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस नज़र आ रहा है, पर उन्होंने कहा कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो सब लोग जो इसमें शामिल हैं वो जेल में होंगे, कंटेम्प्ट में होंगे, उसके बाद जेल में होंगे। अच्छी बात है, मतलब हमारी हुकूमतें वहीं से चला करेंगी अगर यही सबको भेजना है। तो मेरी नज़र में तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने तई ये गेम इसलिए डाली है, प्राइवेट मेंबर डाली कि वो ये ना कहें कि ये कैबिनेट का फैसला नहीं था, ये तो पार्लियामेंट का फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। तो अभी इरफान सदीकी साहब ने आज फिर एक ट्वीट किया है मंसूर अली शाह साहब को कोट करके कि अगर आइनी स्कीम को आपने बिगड़ने से बचाना है और आप ये फरमा रहे हैं तो अगर अदलिया आइन के गैर मुबम और वाज़े लिखे हुए आर्टिकल्स को खुद बदल दे तो क्या माय लॉर्ड ये बताएंगे कि इससे भी आइनी तवाज़ुन रहेगा। ये हुकूमती जमात के शायद दिमाग मूड तो नज़र आ रहा है। हाँ ठीक है, नहीं मतलब वो जैसे जजेस को नहीं बोलना चाहिए, उनको परसों उन्होंने एक फ़ैसले में लिख के बोला, फिर कल बोला मंसूर अली शाह साहब ने, फिर उन्होंने प्रेस टॉक भी की। वो ना चाहते तो प्रेस टॉक भी ना होती, तो वो चाहते थे टॉपिक भी ये नहीं था मतलब वो चाहते तो प्रेस टॉक ना करते। उन्होंने भी वजाहतें देनी पड़ रही हैं जज साहिबान को भी कि ये जो लिखा है वन वे इंसाफ, जो 63A जिस तरह लिखा गया उसी तरह 63A ख़त्म हो गया ना अब आइन से, इन्होंने तशरीह करनी है, हज़फ नहीं करना। मतलब उन्होंने उसकी बुनियादी रूह ख़त्म कर दी। यहाँ पे भी पीटीआई नहीं है, चलें आप दे रहे हैं, आप बुला लेते हैं उन सबको, आप आ जाओ। आप जो अब ख़वातीन भी पहुँच गई हैं वहाँ पे, आपको रिव्यू में सुनना है कि जी आपने हमें भी नहीं सुना, तो फिर जल्दी क्या थी, जब 5 समातें हुई तो 10 कर लेते, 12 कर लेते, ताकि सुन तो लेते। क्योंकि आवाज़ तो ये भी आई थी कि आज ही देते हैं फैसला, तो आज नहीं आया, तो वो 2-3 सिटिंग्स के बाद आया। और मेरे ख्याल में तो हर जो ऑर्गन है ना सबको एक एक कदम पीछे हटना चाहिए, क्योंकि ये ना हम कोई भी इदारा आइन की बराह रास्त लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा। और सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा से फ़ौज के साथ खेलती रही है, पहली दफ़ा फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट आपस में आमने सामने आए हैं और ये लड़ाई बढ़ती चली गई। वरना बीच में तो पार्लियामेंट, सियासतदान, वज़ीर आज़म रगड़े जाते थे और ये दोनों हंसी खुशी रह जाते थे, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट। इस दफ़ा जिसका नाम गवर्नमेंट लेके सारे बात करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो अकरम शेख साहब हमेशा कहा करते थे कुव्वत नाफज़ा ने फैसला करना है, तो वो तो इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट है। तो कोई और कुव्वत नाफज़ा है जिसके लिए 2 महीने की कहानी की जा रही है, तो फिर मैं और आप भी देखेंगे कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मैं तो रोज़ यही कह रहा हूँ कि चलें अच्छी बात है, आप अगर समझते हैं कुछ लोगों के जहन में है कि हम यहाँ बांग्लादेश बना लेंगे तो आप बना लें। आप पहले भी बनाने गए थे 9 मई को, इस मुल्क में बगावत की एक तैयारी थी, फ़ौज ने गोली नहीं चलाई ना, फ़र्क इतना पड़ा, वहाँ गोलियाँ चली और बगावत इनकलाब में बदल गई। और यहाँ सारे इनकलाबी अब वजाहतें दे रहे हैं कि मैं नहीं था और मैं था, वीडियोस में भी बता रहे हैं। भाई हमने और आपने तो सब लीडर्स देखे हैं ना, बाकी वर्कर्स को तो छोड़ दें कि जो वो कह रहे हैं। अगर वो हमारी अदलिया के लोअर से लेके और हायर रैंक्स तक नज़र नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कह रहे थे, तो फिर यही कुछ होना था ना। हर एक ने अपना अपना किरदार अदा किया अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक। मेरा ख्याल है कानून और आइन तो कहीं नहीं रहा।
कानून कहीं नहीं रहा, बिल्कुल ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है। मुझसे साहब एक सेकंड कहना चाहता हूँ, एक वर्ड कहना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ जी जी। देखिए सिर्फ मेरी नुसरत जावेद से माजरत के, देखें चीफ, ये जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं, इनको इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए, प्रिंसिपली मैं कहता हूँ, इसलिए कि इट इज अंडर रिव्यू। देन ही क्लियर इंडिकेशन दे दी कि नो देयर इज नो पर्पस रिव्यू। तो आई थिंक ऐसे मौके पे जजेस को नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। नुसरत हुकूमत इसको, जैसे कि अभी एक मेरा ख्याल है इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। जिस तरह अभी बात हो रही थी तो एक क्लैश तो नज़र आ रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? डू यू एग्री विद जो लतीफ़ खोसा साहब बात कर रहे हैं कि जी अच्छा फिर तो प्राइम मिनिस्टर भी अंदर होगा, लॉ मिनिस्टर भी अंदर होगा, या जिस तरह आमिर साहब बात कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा इसको टैक्टफुली खेला है कि इसको कैबिनेट का फैसला नहीं, इसको पार्लियामेंट का फैसला जो है वो जाहिर किया एज अ प्राइवेट मेंबर बिल? देखिए जी, बड़ी सीधी सी बात है कि एक बात तो तय है कि ये हुकूमत जो है वो ये महसूस कर रही है कि उनके पास इस वक्त मुझे और आपको तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं है। वो ये भी महसूस करते हैं किसी हद तक मेरा ख्याल है लेजिटिमेट बेसिस पर कि हम जिस इकोनॉमिक जो है मैस में इस वक्त हैं उसमें इसेंशियली इसको में उनको यानी कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो है वो पुश कर गई थी कि जिसने 2019 में IMF के साथ हुए डील पर अमल दरामद नहीं किया और एट द लास्ट मिनट तो ये आई, तो ये हुकूमत जो है इसेंशियली अब महंगाई से एसोसिएट हो चुकी है। अब महंगाई से एसोसिएट हुकूमत ने पहले कुछ इस तरह का तासुर दिया था कि जी इसके तो बहुत सारे दुनिया में खैर खां हैं और बस एक मरतबा वो आए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, हमें समझ नहीं आएगी कि ये कहाँ से पैसों की बरसात हो रही है गैर मुल्की सरमायाकारी की। वो भी नहीं हुआ। अब द ओनली गुड स्टोरी फॉर देम जो मुझे और आपको जी बहलाने के लिए वो ये है कि जिस दिन अरशद नदीम साहब नेजा फेंक रहे थे उस वक्त उसको देखकर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कुश्ती से उठे और पंजाबी अंदाज में 2 उंगलियां उठा के हट के मुद्दम कर दिया। दिस इज द ओनली गुड स्टोरी। वजीर आजम साहब और उनकी हुकूमत खुद को एसोसिएट कर सकती है। अब उसमें यह है जी कि सियासतदान बड़े चालाक होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मामलात को इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर लोगों को नजर ये आए कि मुकम्मल इंसाफ के नाम पर दर हकीकत तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में वापस लाने के लिए अदालत जो है वो आखिरी हद तक गई है। और फिर जाहिर है कि एक सियासतदान के तौर पर उनकी कैलकुलेशन ये भी होती है कि अगर तहरीक इंसाफ को अब इक़्तिदार दे भी दिया गया हर तरह से तो उसके बाद वो इक़्तिसादियात में जो रौनक लगा सकते हैं उसका अंदाज़ा इन लोगों को भी बखूबी है। ऐसा कोई मोजज़ा, ऐसा कोई चूरन मेरी दानिश में तहरीक इंसाफ के पास नहीं है जो कि ये हुकूमत डिस्कवर नहीं कर पाई है। तो देन दे विल वेट कि यार वो आएंगे तो हमारा नैरेटिव ये बनेगा क्योंकि लोग उनसे भी मायूस होंगे। हमारा ये होगा कि जी हम भी तो वही कर रहे थे ना जो ये अब कर रहे हैं, लेकिन अदालत हमारे पीछे पड़ गई, हमें निकाल दिया। अब ये जाने और अदालत जाने। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, खेडांगे ना खेडन देंगे। ठीक, इसके अलावा मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं आपको नजर आ रहा? नजर नहीं, इसके अलावा एनडीएम को नजर ही नहीं आ रही है। कम से कम इफ यू अप्लाई योर माइंड, बाकी राइट तरह की अनहोनियां तो होती हैं दुनिया में। ठीक, ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी कि इनकमिंग चीफ जस्टिस क्या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं हुकूमत के लिए। आमिर हसराना साहब ये बताइए कि इसमें एक कयास राइयाँ ये भी हो रही हैं जिसका खुद हुकूमती कैंप से जो है वो इजहार हो रहा है। जो ख्वाजा आसिफ साहब का वो एक उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी इसके बाद ये है कि जी जो इलेक्शन का भी है उसको भी नल एंड वॉइड करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। आपको लगता है कि हुकूमत के खिलाफ शायद कुछ फ्लड गेट्स खुलने वाले हैं और ये इलेक्शन वाला मसला भी जो ख्वाजा साहब जिसका तस्करा कर रहे हैं, जिसका खदशा है उनको, वो भी एक मसला कोई आने वाले दिनों में बन सकता है वीज़ा वी सुप्रीम कोर्ट?
دیکھیں وہ یہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہہ دیا نا کہ 2 مہینے بعد گورنمنٹ چلی جائے گی، تو وہ بھی منصور علی شاہ صاحب کے کندھے پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور خواجہ آصف نے جو اشارہ کیا وہ بھی منصور علی شاہ پہ کیا. جی بالکل. جس طرح قاضی فائز صاحب کے آنے سے پہلے ان کو متنازع پی ٹی آئی نے بنایا تھا، اب پھر پی ٹی آئی اسپیشلی منصور علی شاہ صاحب کے کندھے پہ کھیل کے ان کو شو کرا رہی ہے کہ یہ ہمارے چیف جسٹس آ رہے ہیں. تو یہ فرق پڑتا ہے اس بات کے آپٹکس کے ساتھ کہ وہ اگر کوئی فیئر ججز کر رہے ہیں کام اپنا تو ان کو سیاسی جماعتیں اپنے مقاصد کے لیے یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے ایک دن ایک فیصلے میں بول دیا، پچھلے سمجھا تو سب نے یہی نا کہ جی یہ اسی فیصلے کا حوالہ ہے، اور کل جو بات کی تقریر میں آ کے انہوں نے، اور اس کے اندر بھی وہ گفتگو کی انہوں نے، تو وہ بھی لگ گیا. خان صاحب کی چیزوں کو ملا کے دیکھیں کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی، فلاں نہیں کر رہی، حالانکہ ان کا امتحان وہ کہ یہ ہیں تو بالکل وہ آپ سمجھیں کہ وہ جو دوزخ ہے نا حکمرانی کی، شہباز شریف صاحب اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو انہوں نے پہلی دفعہ بھی چوم کے لی اور اس دفعہ بھی لی، بھاگ کے لی. کیونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب $7 ارب کی ڈسبرسمنٹ ہونی ہے تو اس وقت تک تو یہ ویسے ہی کہیں کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپٹکس یہ ہے کہ کسی بڑے کا کوئی کام نہیں روکنا اور سب چھوٹوں کو رگڑنا ہے، تو پھر یہ اس $7 ارب سے بھی کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ نا یہ شبانہ روز محنت تقریر سے نہیں ہوتی، یہ عمل سے ہوتی ہے. آپ کو ان کی جملہ بہت پسند ہے، شبانہ روز. میں چھیڑتا ہوں اسی لیے کہ دیکھیں آپ نے محنت کرنی ہے تو آپ صرف ہمیں یہ بتائیں گے کہ وزیر تنخواہ نہیں لے رہے. او بھائی وزیروں کے ساتھ پروٹوکول کی گاڑیاں، اپنی گاڑیاں کوئی کم ہو گئی ہیں، 8 گاڑیاں لیے پھرتے ہیں سارے کے سارے محلوں میں اور یار دوستوں کو بانٹی ہوئی ہیں. آئی پی پی کے بینیفیشری ہر حکومت اور ہر اپوزیشن ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی جس طرح ڈاکٹرز کو نہیں ہم کہتے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حکمران بھی اسی طرح کی کمپنیوں سے چل رہے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ بتائیں کہ جی جو 50% گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیں، آپ نے سود دینے ہیں، قرضے دینے ہیں، نکال کے جو پروفٹس ہیں وہ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کرتے؟ ان کے جو منشا صاحب ہوں، وہ رزاق داؤد ہوں، وہ جہانگیر ترین ہوں، وہ سلیمان شہباز ہوں، ان کو پبلکلی کیوں نہیں بٹھاتے کہ اتنے سالوں سے آپ اتنے پیسے کما رہے ہیں، بس کر دیں آپ اب بس کریں. یہ پروفٹس ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کو چلے جائیں. یہ کوئی شہباز شریف صاحب نے محنت کی ہے، 8 گھنٹے کی محنت، میٹنگ کریں، سرکاری افسر تھک جائیں اور رزلٹ یہ ہو کہ اگلی میٹنگ کریں گے، پھر نہیں بنتی بات. بات تب بنے گی آپ عام آدمی کو کتنا ریلیف دیتے ہیں. چلے جی ہم 31 اگست تک ویٹ کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ بھی تو 15 ستمبر کے بعد ہی آ رہی ہے، تو آپ ان 15 دنوں میں جماعت اسلامی کی جو لالی پاپ کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں نہیں، ہمیں بھی تھوڑا سا ان کو راستہ دینا چاہیے کہ اگر ایک جماعت نے فیئر سر کیا لے کے اٹھے، میں اس لیے جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، نہیں دیکھیں ہم نے انفیئر کیا. ہمیں عادت ہو گئی ہے بڑکوں کی، مولا جٹ سٹائل دھرنا لانا ہے، اور مولانا فضل الرحمان آ گئے جی جناب، ایک منٹ عمران خان آئے. مجھے یہ بتائیں ان میں سے کسی ایک 14 کے دھرنے سے کچھ فرق پڑا تھا؟ جب تک فوج نے خود آ کے عدلیہ کے ذریعے 16 میں انڈیا لکھتا ہے کہ 17 میں وزیر اعظم کو تنخواہ دے دی جائے گی، چھٹی دے دی جائے گی، ہوا؟ اصل ایشو ہے کہ ہمیں سب بھڑکوں کی عادت ہو گئی ہے. انہوں نے ایک ایشو عام آدمی کو ریئلائز کرایا کہ یہ ایشو ہے، اس کے لیے وہ آواز بنے. پی ٹی آئی نے کوئی آواز اٹھائی ہے اس کے لیے؟ کسی اور جماعت نے اٹھائی ہے سوائے پریس کانفرنس کرنے کے؟ یہ جو ہم نے $2 کے اوپر زیادتی کی ہے نا جماعت اسلامی، دیکھیں یہ ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز آتے ہیں. یہ دیکھیں بنیادی ٹیرف میں اضافہ نہیں ہوا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے اور ٹھیک اٹھائی ہے، اس کو اتنا انجسٹ ہمیں نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک اٹھائی، ہم ان کے ساتھ تھے، ان کی آواز پہ لبیک. میں سمجھتا ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جس وقت میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ ہوئی کہ ایک چیز آئی گورنمنٹ نے اوکے کیا. دیکھیں نا طاہر القادری صاحب جب آئے پیپلز پارٹی کے آخری سال میں، کیا ہوا؟ ان کے اوپر الزام لگا کہ اتنے پیسے لے کے دھرنوں میں وہ پہلی دفعہ واپس چلے گئے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، سیاست ان اٹ سیلف چاہے جماعت کی ہو، وہ اتنی کنٹروورشل ہو گئی ہے اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان صرف اپنے لیے جو ہے وہ نکلتے ہیں، چاہے اس میں بھی بڑے بڑے جو ہے چھوڑیں اس کو کہ کیا کنٹروورشل جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہیں. میں اجازت نہیں، میں آپ کو ایک لمحہ بتا دوں الزام کیا لگ رہا تھا کہ یہ فوج نے بھیجا انہیں. نہیں سر، اور یہ فوج ان کے ذریعے شہباز شریف کا تختہ الٹ دے گی. یہ چلا اور وہ چلے گئے واپس. میں یہ باتیں کری، آپٹکس دیکھیں نا کہ آپ آئے ہیں، آپ کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے
IPPs बिजली कम हो, हम कम लेके जाएंगे, और जिस दिन आप उठ रहे हैं तो 2 रुपए 56 पैसे जो है बढ़ गई है हुकूमत पे, तो जूती उनके कान पे तो जू नहीं रहेंगी। ये एक जो है वो ऑप्टिक्स नहीं, मैंने तो उसी बात का जवाब दिया है कि हमें फेयर रहना चाहिए मेरी नजर में कि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पूरा साल रहता है। वी कैन एग्री टू डिसएग्री, मतलब वो कि वो कोई बुनियादी टैरिफ में इजाफा नहीं हुआ। ठीक, मैं जरा नुसरत साहब की तरफ चलूं। नुसरत साहब जरा ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि जो ये हुकूमत को इस वक्त जो हम ख्वाजा आसिफ साहब की बात जो कर रहे हैं कि उनको ये डर है, आपको लगता है क्योंकि जिस तरह माजी में भी आप सब ने बात की और ये एक ढकी छुपी बात नहीं है, मोस्टली आप जब भी इस तरह की हुकूमतों के लिए प्रॉब्लम्स आई हैं तो इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक ही सफ़े पे हमें नज़र आई हैं। इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि एक क्लैश है जिसमें दोनों आमने सामने हैं। इस क्लैश में क्या ये इलेक्शन के लिए भी, जो इलेक्शन है ये भी नल एंड वॉइड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई और नहीं, हुकूमती कैंप खुद ये बात कर रहा है। देखिए, ये जो हुकूमती कैंप बात कर रहा है तो सच्ची बात है कि अदलिया को आज इतना ताकतवर किसने बनाया। लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर मैं तो नहीं निकला था जी इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए। इसी तरह जब वो तरमीम आई थी 18वीं तरमीम के साथ ही कंसेंसस के साथ, जिसमें नए सिरे से आइन को इसकी खामियां जो है और सुकम निकालने की कोशिश हुई कि पार्लिमान को बालादस्त बनाए, तो उसमें पार्लिमान का अदलिया की अपॉइंटमेंट्स में हिस्सा भी मांगने की जो तरमीम आई, तो उसको फौरन एक धमकी से वापस लेने के लिए जोर किसने डाला? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार साहब ने। अब अपने हाथों से तराशे हुए सनम जो हैं जब आपको तकलीफ पहुंचाएं तो उसके बारे में सच्ची बात है डॉक्टर साहब, मैं और आप परेशान क्यों हो ये जाने और इनका काम जाने, लेकिन मैं और आप परेशान इसलिए होते हैं कि अगर मेरा और आपकी सारी तवज्जो इसी पे होनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक इज्जत महाब पुईनी जज साहब ने कल ये अपना खिताब लगाया। अब उन्होंने साथ ही ये फरमाया है कि बस गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही जो है वो यानी कि मामला जो है वो उठा लेंगे। अब गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो खत्म होनी है बदकिस्मती से सितंबर के गालिबन वस्त में। अब आज 11 सितंबर है, मैं और आप जो है अब हम मिड सितंबर तक रोजाना जो है कम से कम 1 या 2 सेगमेंट करने में होंगे जी। पार्लिमान और अदलिया में टकराओ, इंतजामी और अदलिया में टकराओ, रियासती इदारों में टकराओ, और उसके बाद हम ये कहें कि हमें बैरूनी दुनिया संजीदगी से ले और कहे कि जी हमें यहाँ, वो कहेंगे कि जी यहाँ पर तो ना अदालती फैसले माने जाते हैं, ना पार्लिमान के अंदर जो कानून होता है उसकी कोई वक़्त होती है, तो मैं किसके साथ मुआहिदा करूँ? और कल को अगर उस मुआहिदे पर अमल दरामद ना हो तो मैं कहाँ जाऊँगा? जाहिर है मैं इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊँगा डिक्को डिक की तरह। तो मसला ये है जी कि कोई भी फरीक जब अगर ये तय करने पे आ गया है कि मियाँ भाई की टांग ऊंची, तो फिर ये अशराफिया की लड़ाई है, इन दोनों के दरमियान मियाँ भाई की टांग ऊंची का मसला रहेगा और मैं और आप जो हैं वो पिसते चले जाएंगे। हमें इसी तरह के तोहफे मिलते रहेंगे, 2 रुपए 56 पैसे मजीद भी, चाहे उसका नाम कुछ भी दे दें। बाकी रहे कि जी वो आए थे हाफिज साहब, उसमें उनका ख्याल था कि नौजवान खून है अभी आए हैं, तो वो अगर एक आवाम में पॉपुलर जो है एक कॉज को लेकर बढ़ेंगे तो बस खल्के खुदा बाहर आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आवाम का जो बुनियादी मेरे और आप जैसा बंदा तो उस पर बिलबिलाए तो समझ में आती है, लेकिन जब टेक्सटाइल टाइकॉन्स जो हैं वो रातों रात इनकलाबी होकर जो है वो मज़ामीन लिखने शुरू हो जाएं और थिंक टैंक लेकर दीवाने सदर पहुंच जाएं कि जी ITPs को रगड़ा दे दो, पकड़ लो, ये वो वगैरह, जिनको जब वो मिनिस्टर होते हैं तो उस वक्त याद नहीं आता, उस वक्त याद नहीं आता किसके बारे में, खैर दे रहा है दुरुस्त है, बट उस वक्त याद नहीं आता। नहीं भैया, लेकिन उसके बाद सोचना तो पड़ता है ना कि भाई कि एकदम से आवाम की इतनी मोहब्बत अचानक आज आ गई है। यही कह रही हूँ जी। सारे मैं यानी कि मैं किसी की देखिए उसके हवाले से अब ये है कि जब ये देखा कि हम शो लूट लेंगे, लेकिन जब बांग्लादेश हुआ तो लोगों को ख्याल आया यार ये मामला कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो फिर भाई लियाकत बदौलत ये बड़े मंझे हुए आदमी हैं। आपको याद है कि जब NFO हो रहा था, जब जनरल मुशर्रफ साहब के जमाने में आईन को बहाल करना था, तो ये तय करना
کہ انہیں वर्दी उतारना जरूरी नहीं है, तो वो निगोशिएशन जो कर रहे थे तो जमात इस्लामी की तरफ से मेरे प्यारे भाई लियाकत बलोच साहब कर रहे थे। वो बड़े समझदार मुतदिल मिजाज आदमी हैं। वो गए और उन्होंने अपने जूनियर हाफिज साहब को कहा कि मियाँ छोड़ो इस बात को, आओ घर चलते हैं। और बस ठीक है जी, मामला खत्म हो गया कि कहीं हाथ से ना निकल जाए, लेकिन उसको ट्रिगर किया कि यार कहीं बांग्लादेश की तरह मामला हाथ से ना निकल जाए। सही, ठीक। चले ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेड साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेड साहब, जो ये अभी कल की जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं वीज़ा वे द इनकमिंग चीफ जस्टिस, उसके अलावा जो ऑप्टिक्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, और जिस तरह अभी तमाम मेहमानों समेत आपने बात की है कि ये ऑप्टिक्स बन रही हैं कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो आ रहे हैं, उसका रिज़ल्ट ये आया है कि उमर अयूब साहब तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उन्होंने तो कहा जी ये साल इलेक्शन का साल है और पैसे जिसकी बात की जाती है, जी पैसे नहीं है एक्सचेकर के पास, तो मैंने तो अपना सारा जो है वो होमवर्क भी कर लिया है, पैसे भी हैं। ज़रा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे चलती हूँ। बिल्कुल री इलेक्शन हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये प्रूव किया है कि बजट डॉक्यूमेंट में जो ये कोर्ट के सामने कहते थे कि जी 48 या 60 अरब रुपए का खर्चा होगा, वो 16.5 अरब रुपए सिर्फ लगे। बजट के डॉक्यूमेंट में मैंने प्रूव करके दिखाया। इलेक्शन किसी भी टाइम हो सकता है, इनके पास पैसा है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये आपको जो कॉन्फिडेंस है इसमें लगता है कि ये कहीं ये ख्वाब जो है पूरा होगा, या आपको लगता है कि ये एक विशफुल थिंकिंग ही है? आई थिंक ये अपने जो कारकुन होते हैं उनको आप ज़ाहिर है कि इस वक्त से जितना उनको मोरल डाउन होता रहता है तो उनके लिए भी आपको स्टेटमेंट देनी पड़ती हैं कि लाइकली है, उनको होप दिलानी है कि वो दे रिमेन विगरेट, और उसमें उनकी एनर्जी उसी तरह रहती है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। बट एज ए ट्रू पाकिस्तानी देखें जिस वक्त मुल्क के हालात हैं, कैन वी अफोर्ड न्यू इलेक्शंस? एब्सोल्युटली नॉट। क्या इस वक्त सबसे मेन इशू है इकोनॉमिक रिवाइवल एंड आवाम को खुशहाली देने। अगर ये गवर्नमेंट ऑनेस्टली फील ये और दे इट इज डूएबल, आप मुझे ये बताइए कि 1500 से 1700 अरब रुपया इन्होंने लगाया है डेवलपमेंट फंड्स के लिए, ठीक है, और उसके बाद हम $1 बिलियन के लिए वर्ल्ड बैंक से मिन्नतें करें, मीन 300 बिलियन रुपीस। तो क्या ये हम इसको 500 अरब तो चलो हम दे दें कि जी ये जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसको मत रोको, 1 साल 1.5 साल ना डेवलपमेंट करें और ये 1000 अरब रुपया बचा के डोंट पुट टैक्सेस ऑन ये बिजली पे, ऑयल पे, गैस पे, पेट्रोल पे, और आवाम को ये रिलीफ दे दें, तो क्या इससे अवामी खुशहाली आ जाएगी? क्या गवर्नमेंट मोर स्टेबल हो जाएगी? लेकिन उनकी खुशहाली कहाँ से आएगी? हुकूमत की खुशहाली कहाँ से आएगी? डेवलपमेंट फंड उन्होंने कहा नहीं। देखें सेकंड IPPs जो अभी हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि बुलाएं इनको, एटलीस्ट चलो आप चाइनीज को छोड़ के बाकियों को बुलाएं कि आप लोगों ने 50 गुना ज्यादा प्रॉफिट ले चुके हैं, खुदा के लिए जो पाकिस्तानी उनको तो बुलाएं, उनको बुला के कहेंगे भाई आप एटलीस्ट 1-2 साल के लिए स्टॉप इट, डोंट गेट एनीथिंग। नाउ हाउ मच मनी यू सेव? 1000 बिलियन जो आप बनाते हैं डेवलपमेंट फंड का, और 1000 या 1500 बिलियन ये बचा ले। आप मुझे बताएं पाकिस्तान की में कितनी इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, कितने अवाम को रिलीफ मिलेगा? अब वर्ल्ड बैंक ये नहीं कहता कि आप टैक्स लगाएं हर महीने, वो कहते हैं उनको पैसा वापस करना है। तो आप उनको बताएं जी हमने सब कुछ की, हम अपने इन हाउस ठीक कर रहे हैं, कोई एक स्टेप बताएं गवर्नमेंट ने ऑस्टेरिटी का अपने डिपार्टमेंट में कहीं लगाया, एक स्टेप, नॉट अ सिंगल वन, और बल्कि चीजें बढ़ा दी हैं। तो खुद तो गवर्नमेंट खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है, वो नहीं गया, तो वो चाहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट उड़ा दे ये कंटेम्प्ट के अंदर और हम चले जाएं और विक्टिम कार्ड हमारे लिए हो जाए। मुझे तो सब यही लगता है। अदरवाइज कोई हुकूमत इन चीजों को, जो कि मैं और आप अगर सोच सकते हैं, ये क्यों नहीं सोच सकते? प्राइवेटाइजेशन 1000 अरब, 2-3 ही कुछ और चेंज PAE के साथ 2-3 और कर दो, 200-300 अरब बच जाएगा। एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज हैं 300 अरब, वो बचा ले, तो आपके पास 2-2.5, फिर FBR 3 से 4 हजार अरब एक साल में सेल टैक्स, इनकम टैक्स में चोरी हो रहा है आपके मुल्क का। सेव 1000,
500 अरब बचा लें, चले एक पहले साल में, आपको किसी को जाने की जरूरत है। ये जब मैं, आमिर साहब, नुसरत जावेद, आप सोच सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट को नहीं पता। द ओनली थिंग इज अपने आप को नहीं तंग करना, अपनी चीजों को कट शॉर्ट नहीं करना, अवाम पे टैक्स लगाते जो। मैं अभी बिजली का लोग रो रहे हैं, आप फिर 2.7 लगा दो, 2 रुपए आप बिजली पे जब लोग रो रहे हो और IPPs का शोर मचे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे भी बात कर रहे थे आमिर साहब, शबाना रोज जब वो मेहनत करते हैं तो वो ये जरूर साथ कहते हैं IPPs जो हैं वो इस मुल्क की नौ डुबाएंगे, बस वो ये बात कर देते हैं और उससे वो समझते हैं कि जी सबकी तस्कीन हो गई। नुसरत, ये बताइए, अभी जो बात हम कर रहे थे कि जो कॉन्फिडेंस आ रहा है PTI में, और अब तो वो बजट भी देख रहे हैं कि बजट जो है वो इस काबिल है कि नहीं है, तो वो कह रहे हैं जी 16 अरब तो कोई पैसे ही नहीं है, तो हम लगा सकते हैं नए इलेक्शन पे। ऑब्वियसली जहाँ से आ रहा है वो तो हमें पता है, लेकिन ये कहीं आपको जो है वो पाए तकमील तक के ख्वाब जाता हुआ नज़र आ रहा है, या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को जो है वो आपको वो इंगेज रखने के लिए जो है ये किया जा रहा है, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा कि जब आप गेम खेल रहे हो, लेट्स से देयर इज अ हॉकी का मैच, तो हॉकी में इफ यू आर प्लेइंग, तो गेम जो है बीबी वो आपने डी में पहुंचाना होता है, आपकी मुखालिफ टीम ने नहीं। मुझे ये बताइए कि गुज़श्ता 2 महीनों में PTI ने सियासी मूव क्या की है? उनका तो सारे का सारा जो है वो उम्मीद, आसरा वो ये है कि बस इधर से फायज ईसा साहब गए और उधर से बस हमारे लिए रावी ने चैन और खुशियां लिखनी शुरू कर दी हैं। मेरा ख्याल है जी पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता। सियासत में आपको अपना गोल खुद करना होता है, और आपके अपने जो है लोग जब तक गेंद को पिक नहीं करेंगे और उसको डी तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई और आके किक लगा के ये नहीं कहेगा कि यू आर द विनर। तो ये बहरहाल, लेकिन अपने साथियों को साथ रखने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने ऑलरेडी, देखिए ना, मुस्तकिल अप्रैल 2022 से तहरीक इंसाफ की मुश्किलात भी समझ में आती हैं कि उन्होंने अप्रैल 2022 से अपनी तमाम कोर टीम को, अपनी बेस को, अपने मद्दाहीन को, अपने चाहने वालों को कंसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली एजिटेशनल मोड में रखा है। अब जाहिर है लोग उससे थकना शुरू हो गए हैं, तो फिर आस उम्मीद से को दिया जलाना जरूरी हो जाता है। अच्छा आमिर साहब, क्विकली बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, जो नुसरत साहब भी बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं, दिस इज़ जस्ट टू कीप अपना वोटर जो है उसको इंगेज, बिकॉज अगर आप देखें उमर अयूब साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन खान साहब ने खुद ये मुतालबा नहीं किया, उन्होंने कहा जी मेरा इलेक्शन मुझे वापस करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि फ्रेश इलेक्शन का साल है ये। आपको भी ये लगता है कि सिर्फ अपने उनको डिसएनफ्रेंचाइज होने से बचा रहे हैं कि साथ ही रहे हैं हमारे वोटर सपोर्टर? बस 2 बातें छोटी सी। गौहर अयूब खान मरहूम उमर अयूब के वालिद, नवाज शरीफ ने ट्रेन मार्च किया 94 में, 93 में गवर्नमेंट आई, मैं अखबार में था, मैंने पूछा, मैं कहा ये क्या है? कहेंगे नहीं ये गवर्नमेंट गई बस इस ट्रेन मार्च के एंड पे। मैं कहा जी चले मेरा इंटरव्यू हो गया, अब आप बताएं। कहेंगे और क्या कहें हम लोगों को, ये उन्हीं के साहबजादे हैं, ठीक, तो और क्या कहेंगे, क्योंकि ये सारी पार्टियों का घाट घाट का पानी पी के आके बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो इलेक्शन खुलने की बात है, ये या तो ये हो कि एक ऐसी अनहोनी हो कि सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए कि जी हम पूरा इलेक्शन खोल रहे हैं, फिर ये कुछ और ही रूल कोई और कर रहा होगा इस मुल्क में। जो करते हैं ना वो तो घर में बैठे होंगे जेबों में हाथ डाल के कि जी ठीक है अब आप कर लें। अदरवाइज़ मैं आपको खबर ये दूं कि जो सारे लोग खबरें दे चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में जो मीटिंग हुई वो नाकाम हो गई, और वो ट्रिब्यूनलों ने, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में दोनों ने रिपोर्ट जमा करानी है और जमा करा चुके हैं मेरे हिसाब से, लाहौर हाई कोर्ट भी करा चुकी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस मुलाकात की। अब जिस दिन वो काजी साहब का बेंच है वो फैसला होगा, और वो उन्होंने रोका हुआ है ट्रिब्यूनल्स को काम करने से कि जब तक इनकी बामानी बामकसद मुशावरत नहीं होती। अच्छा आप चेक करें कि वो टोटल हल्के कितने हैं और जो ट्रिब्यूनल बनेंगे, मैं उस पर तो कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, बिजनेस एज यूजुअल। ठीक, ऑन दैट नोट प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। आमिर साहब, ब्रिगेडियर साहब और नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेट्स होप कि हम कोई जो है वो कंस्ट्रक्टिव जो है वो पॉलिटिक्स कर सकें, जो इस मुल्क को जो है वो आगे लेके जा सकें, ना कि सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट और अल्लाह हाफ़िज़।